सबसे पहले राम पांडे जी जानना चाहेंगे कि 29 से 29 सीटें बीजेपी ले गई, कहाँ चूक गई? 29 में से 2 सीट पर तो बीजेपी ने चुनाव ही नहीं होने दिया। जो हमने संविधान की पूरे देश में बात की, तो संविधान की जो हत्या की गई है या लोकतंत्र की हम हत्या की बात करें, जो हमारे प्रत्याशियों को डरा कर धमका कर जो उनसे टिकट वापसी कराई गई, उनके नॉमिनेशन कैंसिल किए गए, तो हम केवल 27 सीटों पर बात करें और 27 सीटों पर कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। हम ग्वालियर की बात करें तो 6 लाख वोट हमें मिले हैं और करीब 6.5 लाख बीजेपी को वोट मिले हैं, तो 6 लाख लोगों ने तो हमारे ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को वोट मिला है वो उसके 3-4 मुख्य कारण हैं। एक जो ध्रुवीकरण है उसका मध्य प्रदेश में असर ज़्यादा हुआ है। दूसरा, आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कि जिस दिन मतगणना है उसके मतदान है उसके 2 दिन पहले लाडली बहना लाखों लाडली बहनाओं के खाते में पैसे डाले गए। एक लोकसभा में 2-2 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। किसानों के खाते में 2 दिन पहले पैसे डाले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, तो जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है, पैसे डालकर जो चुनाव लड़ा है, ध्रुवीकरण के नाम पर लड़ा है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसा है पानी की तरह बहाया है। कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई जगह अपने प्रत्याशी बदल दिए थे। क्यों बदल देती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सांसद बनने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, जयवान सिंह जी, यशोधरा जी, शेजवलकर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी। लेकिन ये लोग, ये जनता, इनके कार्यकाल में ग्वालियर में क्या कार्य हुए ये लोग नहीं बता सकते हैं, तो उनकी नाकामियों को भी ये छुपाते हैं प्रत्याशी बदलने से। नमस्कार, आज हम बैठे हुए हैं जीवन स्टूडियो में। आज हमारे बीच में आए हैं मेहमान डॉक्टर राम पांडे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जी, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राम पांडे जी जो हमारे स्टूडियो में आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन न्यूज़ को मैं काफ़ी वर्षों से देख रहा हूं, आप सच दिखा रहे हैं और सत्य दिखा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राम पांडे जी, एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह गलत साबित हुए। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया था जो दिखा रहा था बढ़ चढ़कर एनडीए को कि स्पष्ट बहुमत आने वाला है, कुछ एग्जिट पोल तो 400 के करीब भी ले गए। इस पर आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल नहीं था, ये मोदी मीडिया पोल था, जो मोदी जी और अमित शाह जी ने जो लिखकर दे दिया था उसको दिखा दिया गया था। और ये प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, मतगणना एजेंट के ऊपर, मीडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाए गए थे। शेयर घोटाला करने के लिए एग्जिट पोल दिखाए गए थे और बाद में ये बात सच साबित हुई कि जो भी एग्जिट पोल आए थे ये सारे फेक निकले, झूठे निकले। भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में 330 सीट लेकर आई थी, आज वो 240 पर आकर सिमट गई। तो इसमें अपनी कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा, या जनता ने ही मन बना लिया था कि इनको गिराने के लिए? ये जनता ने अहंकार तोड़ दिया, विशेषकर मोदी जी और अमित शाह का। अमित शाह और मोदी जी बहुत अहंकारी, घमंडी, दंभी हो गए थे। तानाशाही बढ़ती जा रही थी, देश में दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा था, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट चुनाव के दौरान फ्रीज कर दिया गया था, राज्यपाल मनमानी कर रहे थे, मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे थे। तो ये जनता ने मोदी जी और अमित शाह जी को सबक सिखाने का काम किया है। 400 की ये बात कर रहे थे, 240 पर रह गए। 370 की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, 240 पर रह गए। तो जनता ने इनको अपनी सही जगह पहुंचा दिया है। ज़्यादातर नरेंद्र मोदी का जो प्रचार अभियान रहा वो मुस्लिम विरोधी रहा, जबकि कांग्रेस पूरी तरह सभी वर्गों को लेकर चली। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी ज़्यादातर उनके भाषण रहे हैं, ऐसा क्या कारण? जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना या सत्ता में रहना, साम दाम दंड भेद, खरीद फरोख्त, लूट खसोट, झूठ,
फरेब जो भी करना है, जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं वह मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका एक ही मकसद है सत्ता में आना, जनता को लूटना, जनता को झूठे सपने दिखाना, और सही बात कहूँ तो ये लोग जनता की आंखें फोड़कर फिर चश्मा देने का काम करते हैं, जनता को लूटते हैं, फिर 500 रुपये उनके खाते में डालने का काम करते हैं पेट्रोल डीजल गैस के माध्यम। महंगाई मुद्दा रहा था, संविधान भी मुद्दा था और लोकतंत्र भी। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी पुनः लौट कर आ गए सर। जी, ये विपक्ष के मुद्दे थे, क्योंकि विपक्ष ये मान के चलता है कि आम इंसान को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। जितनी उसकी आमदनी है उस आमदनी में वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सके, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करा सके। तो आम आदमी एक खुशहाल जीवन जिए, और वो खुशहाल जीवन तभी जी सकता है जब उसकी आमदनी अच्छी हो, महंगाई कम हो, उसके परिवार के सदस्यों को रोज़गार मिले। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने जो फोकस किया था वो आम आदमी की ज़रूरतों पर फोकस किया था, महंगाई पर फोकस किया था, बेरोज़गारी पर फोकस किया था और संविधान पर फोकस किया था। संविधान का मतलब है कि देश किस नियम कायदे कानून से चलेगा, ये सब ध्वस्त करते जा रहे थे। पूरे देश की जो भी व्यवस्थाएं थी उसको ध्वस्त करते जा रहे थे, मनमानी करते जा रहे थे। जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग ये करते जा रहे थे। तो विपक्ष के ये मुद्दे थे, लेकिन इनका तो मुद्दा एक ही था, हिंदू मुस्लिम। एक इंटरव्यू में मोदी जी से पूछा था कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मोदी जी ने कहा यदि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं तो मैं इस समाज में रहने लायक नहीं हूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं। और 24 घंटे भी नहीं बीते थे और दूसरे दिन जाकर फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। तो मोदी जी और अमित शाह जी को जो भी वोट मिला है, जो भी उनकी सीटें आई हैं, वो हिंदू मुस्लिम के कारण आई हैं। और विपक्ष को जो भी सीट मिली है, विपक्ष जितनी भी सीटों पर जीता है वो जनता के मुद्दों पर जीता है। राहुल गांधी ने एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था और उसको राहुल गांधी का एजेंडा भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान को हम बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और जन भागीदारी देंगे जिसकी जितनी जनसंख्या है। राहुल गांधी तो लगातार लगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया कि जो कांग्रेस लीडर थे वो इस मैसेज को आम जनता में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। नहीं, सभी ने मैसेज को कम्युनिकेट किया, हर कार्यकर्ता, हर नेता ने मेहनत की, राहुल गांधी जी ने भी मेहनत की, सभी ने मेहनत की, प्रियंका जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। लेकिन हमारे पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए संसाधन सीमित थे। हमारे पास या तो हम जनता के बीच में जाकर लोगों को समझा रहे थे, या हमारे पास एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से हम जनता के पास पहुंच रहे थे। चाहे हमारा मैनिफेस्टो हो वो भी जनता के पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा था, या हमने घर घर जाकर वितरित किया था। लेकिन हमारे पास जो बीजेपी के पास संसाधन हैं, मैं सीधी तरह से कहना चाहूँ तो जो देश का जो मेन मीडिया है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ था, बीजेपी की बात कर रहा था। और हमारे पास सीमित संसाधन थे, सारी जो भी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो हमारे विरोध में थी, हमारे अकाउंट बंद थे। तो हर तरीके से हमने जनता के बीच में जाने का प्रयास किया और जनता को अपनी बात समझाने में हम काफ़ी हद तक सफल रहे। राहुल गांधी जी तो अपने पॉकेट में ही संविधान की कॉपी लेकर चलते थे। उन्होंने जनता को बताया कि ये संविधान है तब तक देश सुरक्षित है, संविधान है तब तक आप सुरक्षित हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको बोलने का अधिकार मिलेगा, आपकी आज़ादी का अधिकार मिलेगा, और यदि संविधान बदल दिया जाएगा तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और इसलिए कहा था, एक नहीं बीजेपी के कई सांसदों ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह जो अयोध्या से इनके प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था हम संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा ने कहा था हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने कहा था हम संविधान बदल देंगे। तो इनके कई नेता बोल चुके थे हमें 400 से ज़्यादा सीटें दिलाइए, हम संविधान बदल देंगे, और जनता समझ चुकी थी, इसलिए इनको 160 करीब इनकी सीटें कम कर दी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष में कई पार्टियां आई आपके साथ में, लेकिन बीएसपी नहीं आ पाई।
अगर बीएसपी आपके साथ आ जाती इंडिया गठबंधन के साथ, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती, मध्य प्रदेश में भी कुछ फ़ायदा मिलता। कहाँ असफल रह गए मायावती को लाने में, बीएसपी को लाने में? कहीं असफल नहीं हुए। कुछ लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते हैं। कई लोगों को डराने का काम किया, वो नहीं डरे, वो जेल चले गए। आज जेल में दो दो मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री विधायक, कई नेता पत्रकार जेल में बंद हैं, वो नहीं डरे। और जो डर गए वो बीजेपी की शरण में चले गए। अब मायावती जी ने नहीं समझौता किया और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही, तो मायावती के साथ आप देखिए क्या हुआ कि आज उनकी 0 सीट है। नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के कई वर्षों से मुख्यमंत्री थे, वो भी बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते रहे और बीजेपी ने उनको कितना बड़ा धोखा दिया, उनकी सारी सीटें बीजेपी ने हड़प ली। तो बीजेपी के साथ जो जाएगा, तो बीजेपी तो एक तरह से अजगर है, सबसे पहले उसी को ख़त्म करती है बीजेपी जो उसके आसपास होते हैं। अग्निवीर योजना लाने के बावजूद भी देखा गया कि अग्निवीर योजना आर्मी में भर्ती के लिए एक घातक कदम है, उसके बावजूद भी वोट मिला सर नरेंद्र मोदी जी को। नहीं, अग्निवीर योजना के कारण बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला है। बीजेपी का जो भी वोट है केवल हिंदू मुस्लिम नरेटिव और जो फेक बातें करते हैं, हर किसी को राष्ट्र का विरोधी बता देते हैं। जो बीजेपी को वोट देता है वो राष्ट्रभक्त है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो राष्ट्र विरोधी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो पाकिस्तानी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है। इस तरह की कई बातें बीजेपी के द्वारा झूठी गढ़ जाती हैं, झूठा प्रचार जनता के बीच में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिनमें कई बार दूर दूर तक सच्चाई नहीं होती है और भोली भाली जनता उन बातों में आ जाती है। तो हमारे जो देश की जो जनता है, मोदी और अमित शाह जी और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको गुमराह किया है और बीजेपी को जो वोट गिरता है ये सारी फेक बातों पर बीजेपी को वोट जाता है। वहीं जो विपक्ष को वोट गिरता है वो उनकी मेहनत, उनके प्रत्याशी की मेहनत, पार्टी की मेहनत, मुद्दों पर जो उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, हम लोग जो भी हमें वोट मिलता है हमें वोट इस आधार पर मिलता है। उनको तो बस ये कहना है कि ये खतरे में हैं और कुछ नारे उन्होंने गढ़ लिए होते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। एनडीए सर सरकार बना रही है, अब देखते हैं एनडीए बना पाती है या नहीं बना पाती है, क्योंकि एनडीए आज दूसरी पार्टियों पर डिपेंड है। टीडी पर, पीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर डिपेंड है और नीतीश कुमार जी पर डिपेंड है। अब जो पूरा चुनाव प्रचार किया था मोदी जी ने और बीजेपी ने, वो इस बात पर किया था कि विशेषकर मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया था कि मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा यदि कांग्रेस जीत जाती है। तो टीडीपी के तो घोषणा पत्र में है कि हम 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे और टीडीपी आंध्र प्रदेश में जीत गई है, वो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के लिए जा रही है। लेकिन बीजेपी इसके टोटल अगेंस्ट में है। मोदी जी स्वयं चंद्रबाबू नायडू जी को बोल चुके हैं कि ये तो इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा है। बीजेपी के कारण चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा। नीतीश कुमार जी की तो अमित शाह जी ने बोल दिया था कि इनकी तो एनडीए में एंट्री बंद है, इनका तो डीएनए खराब है। तो नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। चिराग पासवान की तो पार्टी को ही तोड़ दिया था, बेचारे पर 2-4 सांसद थे, उसी पार्टी को तोड़ दिया था। चाचा को के साथ में 4 सांसद भेज दिए थे। तो चिराग पासवान भी इस बात को नहीं भूलेंगे। और बाकी तो इनके पास 1 सांसद है, 2 सांसद हैं। 1 सांसद वाला भी कह रहा है कि मुझे गृह मंत्री बनाओ, 2 सांसद वाला भी कह रहा है मुझे रक्षा मंत्री बनाओ। तो देखते हैं ये एनडीए की सरकार कैसे बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, संसदीय बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, जिनके उसमें 240 सांसद हैं। उन 240 सांसदों का पक्ष नहीं सुना गया है। 240 सांसद ही मोदी जी को नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी पार्टी में ही लोकतंत्र स्थापित कर लें, अपनी पार्टी के सांसदों की ही राय जान लें, उसके बाद ये एनडीए की सरकार बनाने के बारे में सोचें। डायरेक्ट एनडीए की उन्होंने मीटिंग रख दी, जबकि उनको संसदीय पहले मीटिंग रखना चाहिए था पार्टी पर।
अब ऐसा लग रहा है कि सर गठबंधन की सरकार है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी नम्र रहेंगे या अग्रेसिव रहेंगे? कुछ नहीं, उनका तो यदि उनको मौका मिलता है तो वो तो खरीद फरोख्त करेंगे। जितने भी इनके साथ गठबंधन के लोग हैं उनको मुंह मांगा पैसा देंगे, मुंह मांगा मंत्रिमंडल देंगे। विपक्ष के जितने भी लोग हैं सब 2-4 महीने में या तो ख़त्म हो जाएंगे या 2-4 महीने में ही वो लोग मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, या तो सरकार गिर जाएगी, नहीं तो विपक्ष खत्म, जो भी एनडीए के गठबंधन के लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इन आखिरी ये अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी ये कर पाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन? जुमला है ये। वन नेशन वन इलेक्शन तब पॉसिबल होता है जब आप सरकार को चलने दें। इनका तो काम ही है सरकार को गिराना। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ये सरकारें कैसे गिरा पाएंगे? महाराष्ट्र में सरकार गिराई, अरुणाचल में गिराई, उत्तराखंड में गिराई, तो मोदी जी और अमित शाह जी तो सरकारें गिराने का काम करते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन तो तभी पॉसिबल है जब सरकारें ना गिराई जाए, हमारे देश में शांति रहें। ये इतनी नफ़रत की बात करते हैं कि कब हमारे देश में नफ़रत के नाम पर दंगे हो जाएं, तो जब दंगे हो जाएंगे तो कब कौन सी सरकार कब गिर जाए पता नहीं चलता है। तो ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये इनका जो दोगली बातें हम कहें तो इनकी बातें ये चलती रहती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ना तो सरकारें गिराई जाएं और देश में शांति का वातावरण स्थापित किया जाए। क्या कांग्रेस साथ है वन नेशन वन इलेक्शन पर? जी, कांग्रेस तो हर अच्छे काम में साथ है, और वन नेशन वन इलेक्शन ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, होता है तो अच्छा है। ये जो सरकार चुनी गई है और जो चुनी हुई सरकार है अच्छा काम कर रही है तो उसको गिराने की ज़रूरत ही क्या है। अब इलेक्शन कभी भी हो, इलेक्शन मुद्दों के आधार पर हो। यदि साथ में इलेक्शन होता है तब भी खर्चा होता है, अलग होता है तब भी खर्चा होता है। अब कांग्रेस ऐसे तो नहीं करती है। महाराष्ट्र में बताइए, राज्यपाल ने 6 बजे लोग सो रहे थे और 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो है, मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी, ये विश्वसनीय लोग नहीं हैं। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप संविधान का पालन करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन भी अच्छा है, और वन इलेक्शन ज़रूरत के हिसाब से हो रहे हैं वह भी अच्छा है। आप देख रहे थे चर्चा डॉक्टर राम पांडे जी के साथ,